हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सी-टेट और जे-टेट के लैंग्वेज उर्दू, जो कि उसके प्रैक्टिस सेट 3 का मैं कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, वो आप जाए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये तीसरा क्लास है प्रैक्टिस सेट के, ठीक है, जो कि अगर कहा जाए स्पेशल जो है ये सी-टेट वालों के लिए है जिन्होंने लैंग्वेज उर्दू रखा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बनावट के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? ठीक है, अगर आपने पढ़ा है कि फ़ेल की किस्में कितनी होती हैं तो आप आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए अभी मैं सी-टेट के जितने भी क्लास ले रहा हूँ या फिर जितने भी ये शोरा व अदबा के जो मैं क्लास वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि उनकी हालात ज़िंदगी से मुख्तसर तारुफ़ को मैं बता रहा हूँ, तो उनमें से ही आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, सवाल आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखा करें। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये है कि बनावट के एतबार से फ़ेल के कितने किस्में हैं, तो बताएं। ऑप्शन देखें, 6 या 5 या 4 या 3। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, बनावट के एतबार से फ़ेल की 5 किस्में हैं। कितनी? 5 किस्में हैं, जो कि पहला है फ़ेल मारूफ़, दूसरा है फ़ेल मजहूल, तीसरा है फ़ेल लाजिम, चौथा है फ़ेल मुतअद्दी या फिर पांचवा है फ़ेल नाक़िस। ये पांचों आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? तो ऑप्शन देखें, ख्वाजा मीर दर्द, दूसरा है शेख इब्राहिम ज़ौक़, नज़ीर अकबराबादी या फिर इंशाअल्लाह खां। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेख इब्राहिम ज़ौक़, है ना। बहादुर शाह ज़फ़र के जो उस्ताद थे, कौन थे? शेख इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा सवाल देखें कि वतन का राग किसके नज़्म है? ऑप्शन देखें, सर सैयद अहमद ख़ां या फिर हफीज़ जलंधरी या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर अफसर मेरठी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफसर मेरठी। अफसर मेरठी ने एक नज़्म लिखी जिसका नाम है वतन का राग। ठीक है, आगे देखें। चौथा सवाल है कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावल का नाम क्या है? आप लोगों को याद होगा, मैंने जो झारखंड के CGL की जो क्लास में मैंने पढ़ाया है नावल, तो आप लोगों को अगर याद है तो आप आसानी से बता देंगे। बताएं। ऑप्शन देखें, टूटे तारे या चिराग सहर या उमराव जान अदा या फिर मुज़ामिन नेहरू। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उमराव जान अदा। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की ये नावल है जो कि 1905 में शाये हुई थी। ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए आगे देखें। पांचवा सवाल देखें कि मीर तक़ी मीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखें, 1810 लखनऊ में या फिर 1810 दिल्ली में या फिर 1720 दिल्ली में या फिर 1720 आगरा में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1810 लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, छठा सवाल देखें कि उन हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। उन हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं, वो कौन सा है? देखिए, बताएं आप। इन 4 ऑप्शन में एक सही है, बताएं। ऑप्शन देखें, अलिफ लाम मीम या फिर अलिफ वाव या फिर आइन लाम ता या फिर अलिफ बा जीम दाल। बताएं, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अलिफ वाव या। हरूफ इल्लत जो है 3 है, जो कि अलिफ वाव या।
इन हरूफ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हरूफ को हरूफ सही कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। सातवां सवाल है आपका मुराअतुल नज़ीर। मुराअतुल नज़ीर कहते हैं एक शायरी में जो कि चमन फूल सब्ज़े वगैरह का ज़िक्र होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? मुराअतुल नज़ीर। उसको सनत तनासिब भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन देखें। कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो तलफ़ुज़ या इमला में मुशाबिहत हो। दूसरा है कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो एक दूसरे के ज़िद हो, या कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिनसे किसी तारीख़ या वाक़या या इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा हो, या फिर कलाम में ऐसे अल्फाज जिनमें ज़िद के अलावा बाहम मुनासिबत हो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कलाम में ऐसे अल्फाज जिनमें ज़िद के अलावा बाहम मुनासिबत हो और वो मुराअतुल नज़ीर कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। 8वां सवाल देखें कि वो नज़्म जिसमें किसी के मदह या हजू की जाए और उसके हर शायर का दूसरा मिसरा हम काफिया हो। तो क्या होगा? ऑप्शन देखें। मसनवी या गज़ल या कसीदा या मर्सिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कसीदा, है ना। वो नज़्म जिसमें किसी के मदह या हुजू की जाए और उसके हर शायर का दूसरा मिसरा हम काफिया हो तो कसीदा कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। 9वां सवाल ये है कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ जमा है, यानी इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो कि जमा है। ऑप्शन देखिए। अज़कार या सिद्दीक़ या फ़िक्र या क़िस्म। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अज़कार। ठीक है, ये जो है जमा है, उसका वाहिद ज़िक्र आता है। वो इस्म जिससे 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ें मुराद हो जमा कहलाता है, जिसे अक़साम, अस्तिक़ा, इफ़कार, अज़कार वगैरह कहलाता है ना। उसको हम क्या कहेंगे? जमा। ठीक है, 10वां सवाल देखें कि बेआबरू होना मुहावरे का मतलब क्या है। ऑप्शन है बग़ैर भाव के होना, या फिर बेइज्जत होना, या फिर बेखौफ होना, या फिर बेकार होना। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेइज्जत होना, है ना। बेआबरू होना यानी एक ये मुहावरा है जिसका मतलब होता है बेइज्जत होना, जिसे उसने अपने दरवाज़े पर या अपने घर के अंदर किसी लड़के को बेआबरू कर दिया, यानी बेइज्जत कर दिया। मतलब ये है कि उसने अपने दरवाज़े पर किसी लड़के को बेइज्जत कर दिया। ठीक है, आगे देखें। ग्यारहवां सवाल है कि और इंसान मर गया। ये एक नावल है जिसकी तख्लीक़कार कौन है, ज़रा बताएं। ऑप्शन है सज्जाद ज़हीर, दूसरा है नसीर अयन हाशिमी, तीसरा है ब्रज नारायण, चौथा है रामानंद सागर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रामानंद सागर, है ना। और इंसान मर गया एक नावल है जो कि रामानंद सागर की है। ठीक है, आगे देखें। 12वां सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक का सबसे बड़ा मकसद क्या था। ऑप्शन देखें। अमीरी और गरीबी के दरमियान खाली जगह को पुर करना, यानी खाली जगह को भर देना। दूसरा था गरीबों को ख़त्म करना, या फिर अमीरों को ज़्यादा अमीर बनाना, या फिर अमीरों को अमीरी का एहसास दिलाना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीरी और गरीबी के दरमियान जो है खाली जगह को पुर करना। बड़े बड़े शायरों ने मिलकर ये तरक्की पसंद तहरीक को एजाज़ किया था उस वक्त में, है ना। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में भी आप लोगों को मैं बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जल्दी इसकी वीडियोस आने वाली है। तो क्या होगा इसका आंसर? पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। 13वां सवाल देखें कि बुत मुखफ़फ़ है, इनमें से कौन से लफ्ज़ है जिनसे बुत मुखफ़फ़ है। ऑप्शन देखें। बैतुल्लाह,
या फिर बाद तारीफ़ या फिर बराए तखल्लुस या फिर बिस्मिल्लाह ताऊज़। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बराए तखल्लुस। क्यों? क्योंकि बुत जो है ये लफ्ज़ मुखफ़फ़ है, ठीक है, और बुत में बा जो है मुखफ़फ़ है बराए का और ता जो है मुखफ़फ़ है तखल्लुस का। तो इन दोनों लफ्ज़ों के शुरू के हर्फ को लेकर बुत मुखफ़फ़ बना दिया गया है, ठीक है। आगे देखें 14वां सवाल देखें कि हर्फ शर्त क्या है। ऑप्शन देखें कर या तक या जो या आ। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो। क्यों? क्योंकि वो हर्फ जिनसे किसी शर्त और शर्त के बदले में हासिल होने वाली चीज़ का इजहार हो हुरूफ शर्त कहलाते हैं। और हुरूफ शर्त ये है जो अगर, जहाँ, जब, जितना, जैसा, गर, जब तक, ये सब क्या है? ये सब जो है हुरूफ शर्त की निशानियाँ है ना। आगे देखें 15वां सवाल देखें। इबारत को गौर से पढ़िए और सही जवाबात 15 से 17 तक दीजिए, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद अब इसके अंदर से आपके जवाबें निकलेंगे, ठीक है। सवाल भी इन्हीं से होंगे और जवाब भी इन्हीं में मिलेंगे आपको, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। उसके कुछ महीने पहले तश्कील शुदा अबूर हुकूमत में सरदार पटेल दाखिला और इत्तलाआत व नशरियात महकमों के मेंबर बने। बाद में हिंदुस्तानी रियासतों का महकमा भी उन्होंने संभाल लिया। फिर वो हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म बने। सरदार पटेल तहरीक आज़ादी के एक अजीम मुजाहिद थे, लेकिन अब उन्होंने ख़ुद को एक कामयाब हुक्मरान भी साबित किया। मुंदरजा बिल इबारत में जिस शख्सियत का नाम लिया गया, उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? ऑप्शन देखें 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में, या फिर 3 सितंबर 1875 मध्य प्रदेश में, 31 दिसंबर 1874 हैदराबाद में, या फिर 13 मार्च 1874 मुंबई में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश जो है 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में हुई और उनका इंतकाल दिल के दौरे से मुंबई में 15 दिसंबर 1950 को हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1950 को हुआ, दिल के दौरे पड़ने से, ठीक है। और उस वक्त वो मुंबई में थे। 16वां सवाल देखें कि वल्लभ भाई पटेल जो है तहरीक आज़ादी के एक अजीम डैश थे। यानी इन 4 ऑप्शन में क्या हो सकता है बताएं? मुजाहिद, सरदार, या शख्सियत, या वज़ीर थे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आपका मुजाहिद थे। यानी वल्लभ भाई पटेल जो है तहरीक आज़ादी के एक अजीम मुजाहिद थे, ठीक है। 17वां सवाल देखें कि वल्लभ भाई पटेल जो है हिंदुस्तान के डैश बने। ऑप्शन देखें नाइब वज़ीर आला, या फिर वज़ीर आज़म, या नाइब वज़ीर आज़म, या फिर वज़ीर दाखिला। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइब वज़ीर आज़म, है ना। नाइब वज़ीर आज़म, वल्लभ भाई पटेल जो है हिंदुस्तान के नाइब वज़ीर आज़म बने, ठीक है। 18वां सवाल देखें कि मुनासिब लफ्ज़ छांट कर खाली जगह पुर कीजिए, यानी खाली जगह को भरिए। 1921 मुल्की और कौमी तालीम के डैश के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ के क़याम हुआ। ऑप्शन देखें हुसूल, या ज़वाल, या कमी, या फ़रोग़। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ़रोग़। यानी मुनासिब इबारत इस तरह होगी कि 1921 में मुल्की और कौमी तालीम के फ़रोग़ के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ का क़याम हुआ था, ठीक है। आगे देखें 19वां सवाल देखें कि मुंदरजा ज़ैल में बसरी आलात नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि बसरी आलात में शामिल नहीं है बताएं? ऑप्शन देखें तख्तासिया, या फिर चार्ट, या फिर मॉडल, या रेडियो। एक और चीज़ बता दूं आपको, बसरी जो है
बसरी का मतलब होता है यानी वैसी चीज़ें जिसको हम देखने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी जो है कि देखने से हो, ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, रेडियो। क्यों? क्योंकि ये जो है सुनने में, यानी रेडियो का ताल्लुक़ जो है सुनने से है। यानी इसको जो चीज़ें हम सुनने से ताल्लुक़ रखता हो उसको हम क्या कहेंगे? समई आलात कहेंगे, ठीक है। सुनने से जो ताल्लुक़ रखते हैं उसको हम समई आलात कहते हैं, ठीक है। और बाकी तीनों का जो है ताल्लुक़ देखने से है, ठीक है। 20वां सवाल देखें कि मज़मून निगारी के तर्ज से तलबा में किन सलाहियतों का इजाफ़ा होता है। यानी मज़मून निगारी के तर्ज से तलबा को क्या फ़ायदा होता है ना। उनको जो है सलाहियतों में क्या इजाफ़ा होता है। ऑप्शन देखें, तलबा के तख्लीक़ी सलाहियत में इजाफ़ा होता है, या फिर अल्फाज और जुमलों के इस्तेमाल में पुख्तगी पैदा होती है, या फिर तलबाए इस्तेहसानी इसबाक में दिलचस्पी लेते हैं, या फिर उन सभी का। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उन सभी का। क्यों? क्योंकि जो मज़मून निगारी की जो तर्ज से पता ये चलता है कि इस तर्ज के इम्तिहान से जो तलबा में इल्म व ज़ुबान की जो दिलचस्पी जो बढ़ती है, तो तलबा की जो तख्लीक़ी सलाहियत में इजाफ़ा होता है, जैसे कि अल्फाज और जुमले के इस्तेमाल में पुख्तगी पैदा होती है। तलबा अपने ख़यालात व जज्बात को बड़े रवानी के साथ पेश करने के काबिल होते हैं। तलबा इस्तेहसानी इसबाक में दिलचस्पी लेते हैं, है ना। आगे देखें, 21वां सवाल ये है कि इबारत ख़्वानी की कितनी किस्में हैं। बताएं, इबारत ख़्वानी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन देखें, 2, 7, 3, 5। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इबारत ख़्वानी की 2 किस्में हैं, बुलंद ख़्वानी और खामोश ख़्वानी, ठीक है। आगे देखें, 22वां सवाल है कि ज़ुबान की क्लास में एक मुअल्लिम को चाहिए कि वो सवाल करते वक्त उस बात से लिहाज रखे कि ऑप्शन देखें कि गलत जवाब पर ना तो मुअल्लिम ख़ुद हंसे और ना तलबा को हंसने दे। अगर मुअल्लिम हंस जाते हैं तलबा के सामने, इस पर गलत असर पड़ता है बच्चों पर। इससे क्या होता है, वो दोबारा कोई जवाब देने को इतराएंगे, डरेंगे, है ना। कभी कभी आप देखते होंगे क्लास में बच्चे जल्दी सवाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे जो उस्ताद जो है मेरा मजाक उड़ा दे, या फिर बच्चों के सामने मेरा मजाक बन जाए, इसलिए बच्चे कई दफ़ा देखेंगे अपना कॉन्फिडेंस बहुत लो कर लेते हैं। इस वजह से भी सवालें नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, क्लास में ख़ास तलबा से यही बार बार सवाल किए जाए। जब भी ऐसा ऑप्शन आए तो आप उसको गलत लगाएं, गलत आंसर होगा इसका, ठीक है। वो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि जब तलबा में भेदभाव करने लग जाए मुअल्लिम, तो वो आंसर वो जो ऑप्शन है वो गलत ही होगा हमेशा, ठीक है। इतना ध्यान रखें आप लोग। तीसरा ऑप्शन है, सभी तलबा को जवाबात का मौका ना दिया जाए। यहाँ भी ऐसी बातें हो रही है, यानी तलबा को जो है जवाबात का मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखें, सवाल करने के बाद तलबा को सोचने का वक्त ना दिया जाए। ऐसा नहीं होता। जब मुअल्लिम अपने तालिब इल्म से सवाल करते हैं तो उनको जब तक वक्त नहीं देंगे तो वो अपना जवाब किस तरीके से देंगे, है ना। आप उनको वक्त दीजिए, सोचने का वक्त दीजिए, तब ना वो सोच कर समझ कर तब ना आपको जवाब देंगे। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गलत जवाब पर ना तो मुअल्लिम ख़ुद हंसे और ना तलबा को हंसने दे। सही बात है, बिल्कुल, है ना। जब ज़ुबान सिखाने की क्लास हो तो एक मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो सवालात करते वक्त उस बात का लिहाज रखे कि गलत जवाब पर ना तो मुअल्लिम ख़ुद हंसे और ना किसी की तलबा को हंसने का मौका दे, ठीक है। आगे देखें, दर्स व तदरीस के मामले में बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह आमादा किया जाना चाहिए। यानी बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चों पर किस तरह का आमादा किया जाना चाहिए जिससे बच्चे पढ़े, है ना। ऑप्शन देखें कि बच्चों को आगे बढ़ाने में इमदाद
दो मशवरों को अहमियत दी जाए, उन बच्चों पर खूब सख्ती की जाए, या फिर बच्चों के सरपरस्त से शिकायत की जाए, या फिर बच्चों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। देखिए, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को उनके हाल पर छोड़ नहीं सकते। आप अगर टीचर हो तो आप उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हो, आपको उनके पीछे लगना होगा, उन पर मेहनत करनी होगी, उनको पढ़ाना होगा, समझाना होगा। अगर बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो आपको इस तरीके से समझाए, एक सरल भाषा यानी इतनी नॉर्मल भाषा में समझाए, लैंग्वेज में समझाए, अल्फाजों में समझाए, जिससे वो समझ सके। बच्चों की सरपरस्ती से शिकायत की जाए, ये भी गलत होगा, है ना। उन बच्चों पर खूब सख्ती की जाए, ये भी गलत होगा। आजकल देखिए, बच्चों को मारा नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आज की डेट में बच्चों को मारा नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन आता है कहीं भी, या कि बच्चों पर सख्ती की जाए, तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों को आगे पढ़ाने में इमदाद व मशवरों को अहमियत दी जाए, यानी दर्स व तदरीस के मामले में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह का आमादा किया जाए कि बच्चों को आगे पढ़ाने में इमदाद व मशवरों को अहमियत दी जाए, यानी उनकी मदद हर मुमकिन की जाए और उनको अच्छे मशवरे दिए जाए, ठीक है। आगे देखें, 24वां सवाल देखें कि ज़ुबान के सीखने में दर्ज झेल आलात माउन साबित हो सकते हैं। तो यानी ज़ुबान के सीखने में वो कौन सी ऐसा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मददगार हो, है ना, कौन सी चीज़ मतलब हेल्पफुल हो ज़ुबान के सीखने में। ऑप्शन देखें, टैप रिकॉर्ड, इंटरनेट, रेडियो, या फिर मोबाइल, या फिर माइक्रोवेव, या फिर वॉशिंग मशीन। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका टेप रिकॉर्ड, इंटरनेट, रेडियो। ये तीन चीज़ें जो है ज़ुबान के सीखने में मददगार होती है ना। टेप रिकॉर्ड जो है, इंटरनेट, रेडियो ऐसे आलात हैं जो उनके ज़रिए ज़ुबान को सीखा जा सकता है, ठीक है। 25वां सवाल देखें कि नस्र के मायने के एतबार से कितनी किस्में हैं। ऑप्शन देखें, 5, 2, 3, 4। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। नस्र के मायने के एतबार से 4 किस्में हैं, और वो 4 किस्में ये है कि नस्र सलिस, नस्र दक़ीक़, नस्र रंगीन, नस्र सादा, है ना। इन सभी को याद रख लें आप लोग, ठीक है। आगे देखें, 26वां सवाल देखें कि हरूफ तहज्जी के तरीक़े से कौन सी तरीक़ा में पढ़ा जाता है। ऑप्शन देखें, इब्जदी तरीक़ा में, या फिर इस्तिक़रारी तरीक़े में, या फिर इस्तिक़राई तरीक़े में, या फिर तक़रीरी तरीक़ा। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इब्जदी तरीक़ा, है ना। इब्जदी तरीक़ा जो है हरूफ तहज्जी के तरीक़े से पढ़ा जाता है। इस तरीक़े में पहले हरूफ तहज्जी के नाम सिखाए जाते हैं और हरूफ की पहचान कराई जाती है। उसके बाद हरूफ को अराब व हरकत की मदद से जोड़ने का तरीक़ा सिखाया जाता है, ठीक है। आगे देखें, 27वां सवाल देखें कि उस्ताद की मदद से कौन सी ज़ुबान रस्मी माहौल में सीखी जाती है। ऑप्शन देखें, पहली ज़ुबान, दूसरी ज़ुबान, या घर में बोले जाने वाली ज़ुबान, या मादरी ज़ुबान। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा आंसर आपका दूसरी ज़ुबान। दूसरी ज़ुबान जो है उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है, ठीक है। 28वां सवाल देखें, घर का काम को कहते हैं, यानी घर के काम को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखें, तफरीज़, तहरीर, या और तशरीह। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका तफवीज़। घर के काम को हम क्या कहते हैं, तफवीज़ कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, 29वां सवाल है कि अमली क़वाइद के तरीक़े-कार को कहते हैं, यानी अमली क़वाइद के तरीक़े-कार को क्या कहते हैं। इस्तिस्नाई तरीक़ा, या इस्तिख़राजी तरीक़ा, या इस्तिक़राई तरीक़ा, या इस्तिनबाती तरीक़ा। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका इस्तिक़राई तरीक़ा। इस्तिक़राई तरीक़ा ये जो है इस्तिख़राजी के बरख़िलाफ़ है। इसमें पहले अपने मुशाहिदे और तजुर्बे और नताइज से उसूल मुरत्तिब करें, ज़ुबान को सही ढंग से इस्तेमाल करते करते लिखते और बोलते बोलते तलबा को क़वाइद सीख जाते हैं। इसलिए इस तरीक़े में क़वाइद के उसूल व तारीफ़ात नहीं बताई जाए, बल्कि ज़ुबान पर ज़ोर दिया जाता है। उसमें जुमले और अल्फाज से रोशनास कराकर क़वाइद ख़ज़ कराए जाते हैं, ठीक है। आगे देखें,
तीसरा सवाल देखें कि शेर ख्वारगी की उम्र कितनी है, पैदाइश से 5 बरस तक, या पैदाइश से 1.5 बरस तक, या फिर पैदाइश से 2 बरस तक, या फिर पैदाइश से 9 बरस तक। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पैदाइश से 2 बरस तक शेर ख्वारगी की उम्र होती है। कितनी होती है? पैदाइश से 2 बरस तक। ठीक है, तो ये थी सीटेट के प्रैक्टिस सेट, जो कि तीसरा पार्ट था ये। तो ये आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, इसके सवाल जवाब भी देख लेंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आप लोग याद रखें इन सभी आंसर को, ठीक है, काम आएंगे आगे इंशाल्लाह आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देखें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाऊँगा जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।